गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं भाई सब? कल हमने सेकेंडरी सेल किए थे, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम सेल, ये दो किए थे हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा आज का टॉपिक है थर्ड। हमने तीन तरह के सेल पढ़े थे भाई, तीन तरह के सेल होते हैं, जिसमें से एक होता है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी जो एक बार यूज तैयार कर सकते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, दो किए हैं हमने उसमें, ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। सेकेंडरी जो बार बार यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम सेल। उसके बाद जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, ये हमने किया था कि फ्यूल सेल बनता कैसे है। फ्यूल सेल में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूल को बर्न करने से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। इसमें जो हमें करना है वो हमें करना है हाइड्रोजन H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, हमें इसके अंदर ये वाला सेल पढ़ना है, H2O2 फ्यूल सेल करना है। सीधा आ जाता है भाई ये इसका डायग्राम बनाने। जो हमने सेल किए हैं, ड्राई सेल, मर्करी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और जो ये फ्यूल सेल कर रहे हैं, इन चारों में से बिल्कुल एक पूरा आ जाता है 3 नंबर का या 4 नंबर का एज इट इज पूरा, जिसमें हमें डायग्राम भी बनाना होता है, सेल रिएक्शन भी लिखनी होती है, और जो जो हम डायग्राम बनाते हैं कि कैथोड किस चीज का बना हुआ है, एनोड किस चीज का बना हुआ है, क्या रिएक्शन होती है, वो हमें सारा कुछ फिर उसके अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल का मतलब क्या है कि जो ये फ्यूल सेल है ये किसके कंबशन से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम, H2O2 फ्यूल सेल। ओके, तो किस तरीके से होता है, हम यहां से इसमें हम देंगे हाइड्रोजन H2, यहां पर बीच में यहां से ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, जो ये है हमारे लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड होता है। ठीक है, राइट साइड क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, एनोड एंड ये क्या है हमारा, कैथोड है। ओके, जो ये है दोनों ही किसके बने हुए हैं, एनोड और कैथोड, ये दोनों ही किसके बने हैं, इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, दोनों ही किसके बने हुए हैं, ये कार्बन के बने हुए हैं। ओके, एनोड भी कार्बन का और कैथोड भी कार्बन का है। इसके अंदर हम यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक्वस KOH या फिर NaOH। ठीक है, KOH या फिर NaOH। एक्वस का मतलब क्या है कि वाटर भी इनके साथ में। ओके, एक्वस का मतलब क्या होता है कि वाटर भी यहाँ पर इनके साथ में ही है, वाटर है यहाँ पर। एक्वस मतलब सोलवेंट, सेकंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। तो एक्वस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वाटर एज ए सोलवेंट है, वाटर में ये जोड़ करके फिर यहाँ पर डाल देता है, ये है इसका मीनिंग। तो भाई ये है फ्यूल सेल, ये हमने इसका डायग्राम बना दिया है। तो डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ से हम हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं और एक तरफ से क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस देते हैं, एक तरफ से क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। एंड एक्वस
KOH या फिर एक्वस NaOH। ये है भाई एक्वस NaOH। किसकी तरह लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह लेते हैं। एंड एनोड एंड कैथोड आर मेड अप बाय कार्बन। ठीक है, कार्बन के ही बने होते हैं ये एनोड और कैथोड। ये कहाँ पर यूज किया जाता है भाई? ये अपोलो रिसर्च वगैरह में जो स्पेस में भेजे जाते हैं ना, मून फ्लाइट वगैरह होते हैं, वहां पर यूज किया जाता है इसका। ठीक है, ओके, कहाँ पर यूज किया जाता है? अगर इसका यूज देखे तो हमने वो कर चुके हैं, प्राइमरी का भी यूज पढ़ा था कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, सेकेंडरी का भी हमने यूज किया था कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड है फ्यूल सेल, इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन अपोलो मून फ्लाइट या फिर अपोलो फ्लाइट जो भी होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, मतलब इसका जो वेट होता है वो 200 ग्राम किलोग्राम होता है। ठीक है, इट्स वेट इज नियरली 200 किलोग्राम। जो इसका भार होता है ये 200 किलो होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 किलोग्राम होता है जी। और इसके अंदर मतलब इट हैज sufficient fuel for 11 days। 10 से 11 दिन के लिए तो इसके पास सफिशिएंट फ्यूल होता है जो बर्न होता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है। अब इसकी लिखते हैं भाई सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के अंदर क्या होगा? एनोड के ऊपर क्या होगा? यहाँ पर एट एनोड पता है हमें, एनोड के ऊपर क्या होती है? एनोड के ऊपर क्या होती है भाई? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? H2 प्लस 4OH नेगेटिव, यहाँ पर बन जाएगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एनोड है हमारा। ठीक है, ये क्या है? एनोड। और एनोड की तरफ से क्या दे रहे हैं हम? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और OH नेगेटिव, जो ये KOH है या फिर NaOH, कोई सा भी लेंगे, वो किस में डिसोसिएट होगा? OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो H2 और OH मिलकर क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। अब देखते हैं हम कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड के ऊपर हमें पता है कि क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन दे रही है। ठीक है, यहाँ और इस कैथोड की साइड क्या है भाई? ऑक्सीजन दे रहे हैं 2H2O प्लस यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन देंगे हम। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर बन जाएगा 4OH नेगेटिव। अब ऐड करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 4OH से 4OH कैंसिल हो गए, बच गया क्या? यहाँ पर 2H2 है, यहाँ पर 4H2 है, तो यहाँ पर 2H2 प्लस O2। ठीक है, 2H2 प्लस O2 और बच जाएगा 2H2। तो यहाँ पर 2H2 ये बन जाता है लास्ट में आवर रिएक्शन। और साथ में यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी होती है। बस यही इसकी सेल रिएक्शन है। क्या है? फ्यूल सेल के अंदर H2O2 फ्यूल सेल है। ये तो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि हमें लेना क्या क्या है। हाइड्रोजन H2 पहले है तो लेफ्ट साइड से H2 और यहाँ से O2। ठीक है, फिर ये बीच में 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड के ऊपर हमें पता है कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज आता है भाई? पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, जो बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है वो क्या है हमारा? KOH, एक्वस QH या फिर एक्वस NaOH। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पर
छोड़े जाते हैं ना रॉकेट वगैरह, या फिर किसी स्पेस सर्च के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है इस सेल का। इसका जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है भाई, 200 किलोग्राम होता है, जो कितने दिन के लिए सफिशिएंट, मतलब इसमें कितने दिन के लिए होता है, 11 to 12 डेज के लिए सफिशिएंट फ्यूल होता है, मतलब इतने दिन हम रह सकते हैं वहां पर इस फ्यूल की हेल्प से, इस फ्यूल सेल की हेल्प से। तो अब हम देखते हैं कि कौन जो सेल रिएक्शन है इसके अंदर रिएक्शन किस तरीके से होती है। पहले हम देखते हैं एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, ये है हमारा एनोड। एनोड से यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और जो ये है KOH, ये किसमें डिसोसिएट होता है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। तो H2 है और ये OH नेगेटिव, जो 2 और 4 है ये बैलेंस करने के लिए लिए हुए हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो H2 यहाँ से KOH के साथ मिलकर क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 नेगेटिव चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होंगे। अब देखते हैं कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होती है, ठीक है। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होती है, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर नेगेटिव जो ऑक्सीजन है हमारा, इसकी तरफ क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहाँ पर O2 ले रहे हैं हम O2, और जो ये वाटर यहाँ से लिया था, वाटर यहाँ पर इसमें भी तो है वाटर, एक्वस ले रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो वाटर इसके अंदर भी है, वाटर लिया। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किए थे, हम ये करते हैं भाई कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर वोल्ट मीटर होता है, इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ, और जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किए थे वो क्या कर लेता है, ये गेन कर लेता है, और क्या बना लेता है, 4OH नेगेटिव। अब हमें क्या लिखना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, मतलब दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इस तरफ है, इसमें इस तरफ है। उसके बाद 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2H2O है, और यहाँ पर कितने हैं, 4H2O, तो यहाँ पर कितने H2O बच गए, 2H2O, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखते हैं जो जो बचा हुआ है, 2H2 बचा हुआ है, O2 बचा हुआ है, और कुछ भी नहीं बचा हुआ है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर 2H2O, और फिर सिर्फ एनर्जी, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इन विच वाटर इज प्रोड्यूस्ड एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर। देखो क्या बन रहा है, वाटर, जिस वाटर को दैट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग बाय, जो अपोलो वाले होते हैं, जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, इसको पानी की ड्रिंकिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। पीने के लिए यूज किया जा सकता है, जो वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उस वाटर को ये पीने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूल सेल। जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जो हमारा इस चैप्टर का, वो है कोरोजन। सबको पता है भाई, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, कोरोजन मीन्स जंग लगना। होता क्या है, हम देखते हैं कि जो हमारा आयरन है वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होता रहता है। आयरन तो कोई भी सब्सटेंस है, वो धीरे धीरे खत्म होता है। मैं वैसे ही बताऊंगी कोरोजन का, खुद से ही देखना है कि काफी टाइम से करते आ रहे हो तुम। कोरोजन होता क्यों है ये भी किया है तुमने, रोकते कैसे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन किसको बोलते, कोरोजन होता है ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं एक तरह से इसको। मीन्स जब हमारी जो मेटल है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर, ऑक्सीजन या फिर जो और अदर गैसेस है उनके साथ
साथ रिएक्शन करने के बाद जो सब्सटेंस बना लेती है, कार्बोनेट या फिर ऑक्साइड बना लेती है, उसको हम क्या कह देते हैं, कोरोजन बोल देते हैं। कोरोजन के अंदर जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन के अंदर जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है वो क्या होता है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जंग कैसे लगता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर ग्रे कलर का हो जाता, ग्रीन कलर का हो जाता है, और जो हमारा क्या कहते हैं सिल्वर, सिल्वर क्या कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का। चांदी काले रंग की हो जाती है ना, और जो तांबा है वो ग्रीन, उसके ऊपर हरे रंग का हो जाता है वो। ठीक है, तो वो क्या है, कोरोजन है उसका। ओके, तो ये है भाई कोरोजन। अब कोरोजन होता क्यों है, कोरोजन किस वजह से होता है, जब रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। मतलब अगर मेटल हमारी प्योर नहीं है ना, उसके अंदर कुछ और मिला रखा है, तो उसको जल्दी जंग लगता है। इम्प्यूरिटीज की वजह से वो मेटल जल्दी रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, या फिर उसके अंदर स्टेन है। अगर हम बिल्कुल सीधी चीज लेते हैं, बिल्कुल एक स्टेट लेते हैं, मान लो कोई वायर ही ली हमने आयरन की स्टेट लेंगे, तो उस पर जंग लगने के कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम उसमें स्टेन कर देते हैं, मतलब उसको मोड़ देते हैं कहीं से, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वाटर वेपर वगैरह है वो इकट्ठा हो जाएंगे और एयर, जिसकी वजह से क्या होता है, रस्टिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो स्टेन में ज्यादा रस्टिंग होती है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो तो रस्टिंग होती है। और तो ये रस्टिंग के कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से रस्टिंग होती है। उसके बाद जो है हमारा कि हम इसको एयर और मॉइस्चर्स वगैरह है, और इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में अगर हम किसी मेटल को इलेक्ट्रोलाइट में डीप करते हैं, मतलब जैसे आयरन है, आयरन को ही हम किसी मान लो CuSO4 के अंदर हमने डीप कर दिया है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम डीप करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आती है, तो वो जो मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लेती है तभी के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जंग लगता है। ठीक है, तो ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से क्या होता है, जंग लगता है। अब हम रोक कैसे सकते हैं, जंग लगने को रोक कैसे सकते हैं। सबसे पहले ये पता ही है कैसे रोका जाता है भाई, पेंट करके, है ना, ऑयल या फिर ग्रीस अप्लाई करके उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो हमारी मेटल है, मेटल और जो हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में वाटर वेपर और एयर है, उनके बीच में एक बैरियर आ जाए। बैरियर क्या होता है, पेंट, ऑयल, ग्रीस, हम किसी भी तरीके का बैरियर लगा सकते हैं ये, ताकि रिएक्शन ना हो, मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए एयर और वाटर के। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोक सकते हैं। एक होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जिसके अंदर आता है गैल्वेनाइजेशन। छोटे क्लासेस में इतनी बार आती है डेफिनेशन, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग की जाए, जिंक की कोटिंग की जाती है। आयरन के ऊपर जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। ठीक है, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। अब आयरन तो ज्यादा रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर एक ऐसे मेटल की लेयर चढ़ा दी जो उससे कम रिएक्टिव है, तो रिएक्शन कम होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, जंग कम लगेगा। ठीक है, दूसरा हम क्या बना सकते हैं, एलॉयज वगैरह बना सकते हैं। और एक है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको एक बैरियर प्रोटेक्ट किया, उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा दिया जाए जिससे कोरोजन ना हो। अच्छा, एक होता है यूज एंटी रस्ट सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन में रस्ट नहीं लग सकती, जंग नहीं लग सकता, जो रिएक्शन नहीं कर सकता, उस सॉल्यूशन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, आयरन को रस्टिंग से रोक सकते हैं या फिर कोरोजन से रोक सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा कोरोजन का चैप्टर कि कोरोजन होता क्या है,
कोजिज क्या है कि कोरोजन होता किस वजह से है, और लास्ट चीज मतलब उसको रोकते कैसे हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। अब 12th क्लास में पहुंच चुके हो तुम, तो इस टॉपिक के का इतना वो नहीं बनता, तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, बट आना चाहिए भाई, ये नहीं कह रही मैं। ठीक है, तो आज ये हमारा फाइनली 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम करेंगे 4th चैप्टर शुरू, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर की अगर तुमने अभी नोटबुक पूरी नहीं की है, कंप्लीट नहीं की है, तो प्लीज अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लो। और साथ साथ में जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे फैराडे के आते हैं न्यूमेरिकल, और नर्नेस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल आते हैं, कोलार्स लॉ के न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल साथ साथ में ट्राई करोगे। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आते हैं, तो हम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जरूर साथ में कंटिन्यू रखो। ओके, हैव अ नाइस डे।